chromosome between non-homologous chromosome, between non-homologous chromosome, ठीक है। अगर बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हम उसको बोलेंगे कि अगर मेरे पास दो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना रही हूँ मैं, मेरे पास एक क्रोमोसोम नंबर 1 है मान लो, और एक क्रोमोसोम नंबर मेरे पास क्या है 8 है, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसे होंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। देखो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं आपके पास, अगर मेरे पास सेम क्रोमोसोम है, ठीक है, हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, हम बोलते हैं 23 पेयर, मतलब मेरे पास क्रोमोसोम जो 1 है वो कैसा होगा, पेयर में होगा, दो जोड़े होंगे मेरे पास क्रोमोसोम 1 के, ठीक है। तो मेरे पास मान लो मेरे पास ऐसे दो क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास क्या है, मान लो ये भी क्रोमोसोम 1 है और ये भी क्रोमोसोम 1 है, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसे हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे होमोलोगस, क्योंकि इन पे क्या होगा, सेम जीन्स प्रेजेंट होंगी, इसलिए क्या बोल देंगे इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। पर जब हम ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलोकेशन में हम बात करते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, कि जो दो क्रोमोसोम है वो होमोलोगस नहीं है, अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, ये मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये मान लो मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 8 है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, इन केस इनमें क्या हो जाती है, ट्रांसलोकेशन हो जाती है, ठीक है, मतलब इसका जो पार्ट है वो टूट के इसका जो पार्ट है, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं इन केस, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको मैं बोल दूंगी ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब जो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाती है आपके पास, एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ, वो किसको एक्टिवेट कर देगी, अगर मान लो मेरे पास दो क्रोमोसोम हैं उनमें क्या हो जाती है, ट्रांसलोकेशन हो जाती है, तो वो किसको एक्टिवेट कर दी, वो कर देगी एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन, वो मेरी जो प्रोटोऑन्कोजीन है उनको क्या कर सकती है, एक्टिवेट कर सकती है। हमने कल बात करी थी कि हमारे पास जो कैंसर काउजिंग जीन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजीन। अब ये जो प्रोटोऑन्कोजीन होती हैं वो कैसे होती हैं, वैसे इन जनरल नॉर्मल होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, बट जब भी इनमें क्या होती है, कोई भी म्यूटेशन आ जाए, क्रोमोसोम में आ जाए, कैसे भी आ जाए, केमिकल की वजह से आ जाए, किसी भी कार्सिनोजन की वजह से अगर इनमें म्यूटेशन आ जाती है तो ये जो प्रोटोऑन्कोजीन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑन्कोजीन में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो प्रोटोऑन्कोजीन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ऑन्कोजीन्स में अगर कन्वर्ट होगी तो क्या काउज कर देंगी, कैंसर काउज कर देंगी। क्लियर है? यस मैम, ठीक है, समझ आया इतना। अब देखो यहाँ पे मैंने एक दो एग्जांपल बताऊंगी आपको, ठीक है, वो हमने याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुर्किट लिम्फोमा की, ठीक है, बुर्किट लिम्फोमा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था लिम्फोमा मतलब कौन सा कैंसर है, लिम्फ का, हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कोई कैंसर हो जाता है, लिम्फेटिक टिश्यू में, लिम्फेटिक वेसल में कैंसर हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं लिम्फोमा। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपके पास किस क्रोमोसोम के ट्रांसलोकेशन की वजह से बुर्किट लिम्फोमा होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास बुर्किट लिम्फोमा है, ठीक है, वो होता है हमारे पास क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये होता है मेरे पास ट्रांसलोकेशन, ये होता है मेरे पास ट्रांसलोकेशन इन क्रोमोसोम 8 एंड 14, ठीक है। अगर 8 और 14 जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्या हो जाती है, ट्रांसलोकेशन हो जाती है, तो क्या होता है, इनके जो जीन्स होती हैं प्रोटोऑन्कोजीन वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके पास दो क्रोमोसोम बना रही हूँ, एक मैं बनाऊंगी क्रोमोसोम नंबर 8 और एक बना रही हूँ मैं क्रोमोसोम नंबर 18, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने, मान लो ये हो गया मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 18, ठीक है। तो दो क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम, एक मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला मेरे पास हो गया क्रोमोसोम 1, ठीक है, और एक हो गया मेरे पास, सॉरी, एक क्रोमोसोम हो गया 8 और एक हो गया क्रोमोसोम 14, ठीक है। और देखो हमने क्या बोला कि आपके पास क्या हो जाता है, अब क्रोमोसोम की कितनी आर्म्स होती हैं, दो आर्म्स होती हैं, एक पी आर्म होती है और एक क्यू आर्म होती है। सेम वे में यहाँ पे भी क्या होगी, एक पी आर्म होगी, एक क्यू आर्म होगी, ठीक है।
अब जब क्या हो जाती है यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो इसकी क्यू आर्म है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इसकी जो क्यू आर्म है 8 क्रोमोसोम की, यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं IgG, ठीक है। अब जो आपके पास दूसरा जो मेरे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर 14 है, उसके पास भी एक जीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं MYC। कल हमने पढ़ा था ऐसा कुछ, नो मैम। MYC है वो क्या है, एक प्रोटो ऑन्कोजीन है। प्रोटो ऑन्कोजीन के एग्जाम्पल लिखवाए थे तो यस और नो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, जो MYC है, मिक जिसको बोल देते हैं हम, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है। अब ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, ऐसे तो कैसी है, प्रोटो ऑन्कोजीन है, किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, बट इसको जो एक्टिवेट करता है वो करती है IgG, क्या ये किसको एक्टिवेट करती है, MYC, मिक जो आपके पास प्रोटो ऑन्कोजीन है उसको क्या कर सकती है, एक्टिवेट कर सकती है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास क्या हो जाती है, यहाँ पे नॉर्मल केस में क्या था, ये जो मेरे पास प्रोटीन थी, ठीक है, यहाँ पे जो जीन थी वो कैसी थी, इनएक्टिव थी। अब मान लो यहाँ पे क्या हो जाती है, ट्रांसलोकेशन हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या हो रहा है, इनके बीच में ट्रांसलोकेशन हो जाती है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा मटेरियल, मैंने सेमी कलर में बना दिए, ठीक है। एक मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 14 है और एक क्रोमोसोम नंबर 8 है, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम नंबर 8 है, ठीक है, उसके पास क्या थी, जीन प्रेजेंट थी, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, IgG, ठीक है। अब जब क्या हो जाता है, ये जो IG जीन है, अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से क्रोमोसोम क्या हो गया, यहाँ से कट हो गया, ठीक है। अब ये जो पोर्शन था वो कहाँ पे अटैच हो गया, इसके वाले के पास अटैच हो गया, ठीक है। इसके पास कौन सी जीन थी, MYC थी। अब दूसरी क्या हो गई, इसके पास एक और अटैच हो गई, दैट इज द IgG, ठीक है। अब IG जीन ने किसको एक्टिवेट कर दिया, MYC वाली जीन को, जो आपके पास प्रोटो ऑन्कोजीन थी उसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब जब प्रोटो ऑन्कोजीन क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई, तो यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। समझ आई बात है, यस मैम। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, बेसिकली ट्रांसलोकेशन हो रही है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होगी वो कैसी होगी, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होगी, मतलब इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये टूट के कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और इसका जो पार्ट है इस वाली का, वो कहाँ पे लग जाएगा, इस वाली के पास लग जाएगा। समझ आई बात है, मतलब मैं येलो कलर में रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि इसका जो ये पार्ट है वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसके साथ, ठीक है। और इसका जो पार्ट है, अब इसके पार्ट में कोई जीन नहीं थी, ठीक है, ये कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस वाले के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। जब दोनों में क्या हो रही है, दोनों साइड से एडिशन हो रही है और दोनों के जो स्टैंड है, जो पार्ट है, वो एक्सचेंज हो जा रहे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो आपके पास बुर्किट लिम्फोमा है वो किस क्रोमोसोम के एक्सचेंज की वजह से होता है, तो वो होता है हमारे पास T, ठीक है, T मतलब ट्रांसलोकेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं T814, ठीक है। इनकी वजह से क्या हो जाता है, बुर्किट लिम्फोमा हो जाता है। क्लियर है, यस मैम। ठीक है। और मैम जो ये ट्रांसलोकेशन है इसका रीजन क्या रहेगा, वही DNA डैमेज वगैरह कुछ, वही सारा प्रोसेस। ट्रांसलोकेशन का रीजन आपके पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे DNA डैमेज हो गया, ठीक है, या फिर क्रोमोसोमल डैमेज हो गया, किसी वजह से सेल में स्ट्रेस है, ठीक है, तो वो रीजंस हो सकते हैं जो क्या करेंगे, अब ट्यूमर सुप्रेसर जीन की एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो लोकेशन आती है IgG, अगर जीन की लोकेशन पूछी जाए तो हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं क्रोमोसोम, यहाँ पे हम लिखेंगे
कौन सा क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, 8 क्रोमोसोम नंबर 8 है, ठीक है। तो 8 है और कौन सी आर्म पे प्रेजेंट है? क्यू आर्म पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका बैंड नंबर लिखते हैं, इसका बैंड नंबर होता है 24, ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे 8Q24 से। वहीं पे मेरे पास जो क्रोमोसोम 14 है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 14Q32 से। 14 क्रोमोसोम है, कौन सी आर्म पे है? जीन क्यू आर्म पे प्रेजेंट है और जो बैंड नंबर है दैट इज द 32, ठीक है। बस आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो बुर्किट लिम्फोमा होता है वो किसकी वजह से होगा? एक तो लिम्फेटिक सिस्टम में होगा, नाम से पता लग रहा है, और दूसरा किसकी ट्रांसलोकेशन की वजह से? क्रोमोसोम 8 और 14 की वजह से होता है। इतनी बातें याद रहेगी? यस मैम। ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चन आते हैं वो मैचिंग में कई बार आ जाते हैं, तो यहाँ से हमारा सिंपली हमारा क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया की, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था, एक माइलोमा बताया था और एक माइलोजेनस बताया था, ठीक है। अब देखो, एक होता है माइलोमा, एक होता है मेलानोमा, ठीक है। तो दोनों में फर्क है आपके पास। अगर मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, मैंने क्या बोला था? अगर बोन मैरो के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है ना, ठीक है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर हो जाता है। तो देखो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास बोन मैरो में या फिर ब्लड टिश्यू में क्या हो गया है? कैंसर हो गया। और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा जो बोन मैरो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैंसर हो गया है, ठीक है। अब देखो ये किसकी वजह से होता है? ये आपके पास ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम 9 एंड क्रोमोसोम 22 की वजह, ठीक है। तो इन दोनों क्रोमोसोम्स में क्या होती है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होती है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो एक हो गया मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 9 और एक हो गया मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 22, ठीक है। और ये मान लो मेरे पास क्या है? क्रोमोसोम नंबर 9 है, ठीक है। तो सेम है, इसके पास क्या होती है? इसके भी क्यू आर्म पे एक जीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ABL जीन, ठीक है। अब ये जो ABL जीन है वो कैसी है? प्रोटोऑन्कोजीन है, ठीक है। और जो हमारे पास क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 22 होता है, उसके पास क्या होती है? उसके पास भी जीन होती है जिसको हम बोलते हैं BCR जीन। अब ये जो BCR जीन है वो किसको एक्टिवेट करती है? ABL प्रोटोऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर देगी, ठीक है। मतलब इसमें इतनी कैपेसिटी है कि अगर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं इन केस, तो क्या हो सकता है? मेरे पास नॉर्मली जो आपके पास प्रोटोऑन्कोजीन है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है? ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकती है। समझ आए बात? तो यहाँ पे भी क्या होगी? यहाँ पे भी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होगी। जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, वो किसके पास आ जाएगा? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे भी होगी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? बेसिकली जो मेरे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, उनमें एक दूसरे का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। जो BCR है वो कहाँ पे चला जाएगा? जो हमारे पास यहाँ पे इसके पास जो जीन थी, जो मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 9 है, उसकी जो जीन है वो कहाँ पे चली जाएगी? क्रोमोसोम नंबर 22 के पास चली जाएगी, ठीक है। तो इसके पास क्या था? BCR था, ठीक है। तो इसके पास क्या आ गया? ABL आ गया, ठीक है। जब इसके पास ABL आ गया तो ABL क्या है? आपके पास प्रोटोऑन्कोजीन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है। देखो इनमें से आपको डायग्रामेटिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहे हैं? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं। हमें जो याद रखना है वो सिर्फ ये चीज याद रखनी है और दूसरा ये चीज याद रखनी है कि इसके केस में आपके पास कौन से क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन होती है, बुर्किट लिम्फोमा के केस में कौन से क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन होती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और एक होता है हमारे पास एक्यूट, देखो एक हमारे पास क्रॉनिक होता है और एक होता है एक्यूट।
What is the difference between acute and acute chronic? पाइलोजेनस ल्यूकीमिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है T8 और 21। ठीक है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन किसके बीच में हो रही थी, 9 और 22 के बीच में। यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होगी वो यहाँ पे होगी 8 और 21 के बीच में होगी। बस इतना सा याद रखना है आपको। ठीक है, और एक हमने पढ़ा है रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास जो रेटिनोब्लास्टोमा है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है डिलीशन की वजह से। ठीक है, अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे पास जो कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। जो हमारी आईज है उसका जो रेटिना पार्ट है वहां पे क्या होती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होने लग जाती है। ठीक है, तो वो होता है डिलीशन ऑफ 13q आर्म। ठीक है, अब 13 क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, q क्या है, क्रोमोसोम की आर्म है। ठीक है, और एक आपको याद रखना है विल्म्स ट्यूमर। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11 की जो पी आर्म है, अगर उसमें डिलीशन हो जाती है तो उस केस में आपके पास विल्म्स ट्यूमर या कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें 4 चीजें याद रखनी है। एक तो बिल्कुल लिम्फोमा के बारे में हमें पता होना चाहिए, ल्यूकीमिया एक्यूट और क्रॉनिक के बारे में पता होना चाहिए, रेटिनोब्लास्टोमा और जो विल्म्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ये दोनों हमारे पास डिलीशन की वजह से हैं, और जो हमने 3 ऊपर पढ़े वो किसकी वजह से हैं, ट्रांसलोकेशन की वजह से हैं। क्लियर है बात? यस मैम। अब देखो, जैसे अगर हमने कैंसर भी पढ़ना हो तो वो तो भी बहुत ज्यादा है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप हर चीज को इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते, है ना। तो जो मेन है, जहां से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जो PYQs आए हुए हैं, तो उनके बेसिस पे ये मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की। देखो, जो हमारे पास ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए, वो आपके पास 3 तरीके की ट्रीटमेंट होती है। एक तो सर्जरी होती है, एक रेडिएशन का यूज किया जाता है, ठीक है, और एक होती है हमारे पास कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, ठीक है, और कीमोथेरेपी में हम किसका यूज करते हैं, एंटी कैंसरस ड्रग का यूज करते हैं। अब ये जो हमारे पास एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ड्रग का जो मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, और वो जो ड्रग होगी वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो एक साइड पे हम बात कर लेंगे क्लास की और एक साइड पे हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। ठीक है, फर्स्ट आ जाती है मेरे पास एल्केलाइटिंग एजेंट। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, डीएनए की एल्केलाइलेशन करवा देगा, और एल्काइलेशन के बाद क्या करेगा, ये बेसिकली डीएनए में क्रॉस लिंक्स बनवा देगा। ठीक है, अब जब डीएनए में क्रॉस लिंक बनना हो जाएगी, मतलब डीएनए डैमेज को आप बोल सकते हो ओवरकम करना टाइप। ठीक है, कि वो शो नहीं होने देगा। ये क्या बोल रहा है आपके पास, यहाँ पे क्या करवा देंगे हम, डीएनए की एल्काइलेशन करवा देंगे। ठीक है, एंड डीएनए क्रॉस लिंकिंग करवाता है ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ड्रग है दैट इज सेकंड वन इज द जिंक का एल्केलॉइड। ठीक है,
बेसिकली ये क्या करते हैं, डिस्ट्रप्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो मेरे पास अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स हो रहा है उनकी हम क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब हमने क्या बोला है कि अगर हमने सेल का डिवीजन करवाना है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए। पढ़ा था ना हमने ये। यस मैम। ये मेरे पास सेल थी, उसमें बड था, फिर हमने क्या बोला था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए अगर वो इस केस में है, ठीक है। अगर वो कैसे होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए। मान लो मेरे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन काउज कर देगा माइक्रोट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो जो क्या करेगा, माइटोटिक, अब अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, माइटोटिक अरेस्ट हो जाता है ना। ये हमने पढ़ा था कि हमारा जो सेल साइकिल है वो कहाँ पे चला जाता है, अरेस्ट में चला जाता है। तो हम यहाँ पे इस ड्रग्स में हम कुछ ऐसा ही करवाएंगे। तो इसको मैं हटा रही हूँ थोड़ा, ठीक है। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन रहेगा इस ड्रग का वो यही रहेगा। देखो, फिंका एल्केलॉइड्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली डिस्ट्रप्शन करवा देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रप्शन बेसिकली हमारे पास जो मेडिसिन है वो ऐसे यूज करेगी, डिस्टर्ब कर देगी वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को, ठीक है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे विद द माइटोटिक अरेस्ट, जिसकी वजह से सेल साइकिल कहाँ पे चला जाएगा, माइटोटिक अरेस्ट में चला जाएगा, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एंथ्रासाइक्लिन्स, थर्ड कैटेगरी। एंथ्रासाइक्लिन, ठीक है। अब ये जो एंथ्रासाइक्लिन्स हैं वो क्या करते हैं, जो टोपोआइसोमेरेज 2 डिपेंडेंट है, ठीक है। अब टोपोआइसोमेरेज 2 डिपेंडेंट डीएनए क्लीवेज, डिपेंडेंट डीएनए क्लीवेज, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, अब देखो इसका फंक्शन समझ के आप, एक मिनट हटा देते हैं। जो टोपोआइसोमेरेज है वो क्या करता है, जैसे आपने रेप्लिकेशन फॉर्क सुना होगा, है ना। yes, कि जब रेप्लिकेशन होती है तो क्या बनता है, रेप्लिकेशन के टाइम पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास रेप्लिकेशन हो रही है उस टाइम पे क्या होता है, मेरा जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और ऐसे क्वाइल्ड होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसकी जो क्वाइल्ड नेचर है उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। जब हमने रेप्लिकेशन करवानी होती है यहाँ पे क्या बना जाता है, यहाँ पे डीएनए में बनता है रेप्लिकेशन बबल, ऐसा ही होता है ना। रेप्लिकेशन बबल की फॉर्मेशन होती है या फिर जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोल देते हैं, ठीक है। जो जनरली हमें कैसे दिखता है, अगर मैं इसको ऐसे ओपन करके देखूं तो मुझे ऐसे वाई शेप्ड दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फॉर्क है इसको बनाने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है, जो डीएनए की अनबाइंडिंग करवाता है, जो दो डीएनए के स्ट्रैंड है उनको अलग अलग करने का काम करता है, वो हमारे पास जो एंजाइम होता है वो होता है टोपोआइसोमेरेज। समझ आई ये बात, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं आपके पास, जो टोपोआइसोमेरेज 2 डिपेंडेंट डीएनए क्लीवेज, कि जहां पे टोपोआइसोमेरेज होगा वहां पे क्या करवा दी जाएगी, डीएनए डैमेज करवा दी जाएगी, डीएनए को क्लीव कर दिया जाएगा। क्लीव का मतलब होता है यहाँ पे तोड़ना वाला, ठीक है। क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है टोपोआइसोमेरेज का, दोनों स्ट्रैंड को अलग करना। दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। जैसे मेरे पास 2 स्ट्रैंड है ना, ठीक है। तो हमें पता है एक साइड पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एडेनिन है तो नीचे वाली साइड पे क्या होगा, थाइमिन होगा, डीएनए है अगर, ठीक है। ग्वानिन है तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो एडेनिन और जो थाइमिन है उनके बीच में, और ग्वानिन और साइटोसिन है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या करवाएंगे, ब्रेक करवाएंगे, ठीक है। साथ में ये क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करवाने के साथ साथ हम डीएनए को क्लीव करवा देंगे, ठीक है। अगर डीएनए की डैमेज हो जाती है, अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो मेरे पास सेल डिवीजन नहीं होता है ना। ऐसे पढ़ा हमने कि अगर हमारे पास डीएनए डैमेज हो जाता है तो सेल साइकिल अरेस्ट में चला जाता है, फिर हमारे पास सेल डिवीजन नहीं होता है। तो ये जो इस क्लास की जो ड्रग्स होंगी वो क्या करेंगे, टोपोमेरेज जो एक्टिविटी है उसमें 2 स्ट्रैंड को अलग करने की बजाय जो डीएनए है उसके स्ट्रैंड को क्लीव करने लग जाएंगे, उसको तोड़ने लग जाएंगे, जो क्या करेगा, सेल को सिग्नल देगा और हमारा जो सेल साइकिल होगा वो फर्दर
डिवाइड नहीं करेगी हमारी सेल और सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, और एक हमारे पास फोर्थ कैटेगरी की हम बात करते हैं, दैट इज ब्लियोमाइसिन। ठीक है, अब जो ब्लियोमाइसिन है वो भी सेम काम करती है, पर ये क्या करती है, डायरेक्ट डीएनए डैमेज करवा देती है। अगर डायरेक्ट डीएनए डैमेज होगा तब भी क्या होगा, तब भी सेल साइकिल नहीं होगा। ठीक है, और सेल डिवीजन के लिए जो आपके पास सेल साइकिल ने डिवीजन करना है, तो सेल साइकिल बेसिकली जो हमारी सेल है वो साइकिल के गो थ्रू करती है, तभी वो डिवीजन करवाती है। तो हमने क्या पढ़ा है, अगर डीएनए में डैमेज हो जाती है तो हमारा सेल साइकिल कैसा हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल। ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास फिफ्थ कैटेगरी, अगर मैं बात करूं वो होते हैं हमारे पास नॉन साइक्लिक, या फिर सिंपल हम बात कर लेते हैं इसके अलावा नॉन क्लासिकल की बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉन क्लासिक एल्केलेटिंग एजेंट। ठीक है, ये भी सेम ही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, सिंगल स्टैंड डीएनए ब्रेक करवाते हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंड डीएनए डैमेज करवाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंड प्री माइटोटिक, माइटोसिस से पहले प्री माइटोटिक G2 ब्लॉक करवा देंगे। G2 फेज में हमारा जो सेल साइकिल है उसको हम क्या करवा देंगे, ब्लॉक करवा देंगे। किसकी वजह से, जब हम इस कैटेगरी की मेडिसिन का यूज करेंगे तो वो क्या करेगी, हमारा जो डीएनए है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक करवाएगी। अब जब सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक होगा तो भाई मेरी सेल साइकिल में क्या हो जाएगा, सिग्नल जनरेट हो जाएगा कि प्रॉब्लम है, सेल साइकिल को अरेस्ट होना पड़ेगा। तो हम माइटोसिस से पहले प्री माइटोटिक फेज में जो G2 है, ठीक है, वहां पे मेरे पास जो सेल साइकिल होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा या अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, ऐसे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है वो हर कैटेगरी में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके पास, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी कैंसरस ड्रग की। ठीक है, वहां पे हमने क्या बोला, हमने कैंसरस ड्रग की कैटेगरी देखी कि कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, प्लस कैसे वो परफॉर्म करेगी, और बेसिकली जो सेल है उसका जो कैंसरस सेल है उसमें क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल है हो रहा है, तो उसको वो कंट्रोल करेगी, रोकने का काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं एंटी कैंसरस की। ठीक है, अब यहाँ पे एंटी कैंसर ड्रग में हम बात करते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग की। ठीक है, अब ये जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होंगी वो भी क्या होंगी, डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा, एल्केलाइटिंग पढ़ा। ठीक है, जो एल्काइल ग्रुप से बिलोंग करेंगी बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा हमने बेसिकली क्या बोला कि आपके पास डिफरेंट क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो डिफरेंट मेटाबोलाइट्स क्या होगा, डिफरेंट एक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमारे पास, जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है मेटाबोलाइट्स, ठीक है, लिविंग सेल में। ठीक है, तो हमारी सेल के अंदर कोई ना कोई क्या आ रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई ना कोई प्रोसेसिंग चल रही है, जिसकी वजह से हमारी सेल कम्युनिकेट कर पा रही है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है, फर्दर डिवाइड हो पा रही है। ठीक है, अब जो एंटी मेटाबोलाइट्स होंगे वो बेसिकली कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगी, जो सेल है उनको स्टार्व कर देंगी, मतलब उनके पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंचने देंगे, उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होंगी, तो मेरे पास जो फर्दर फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होंगी वो धीरे धीरे स्टार्व्ड होने लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो होती हैं फोलेट एंटागोनिस्टिक ठीक है, वैसे मेरे पास पायरिमिडीन होती हैं।
ठीक है, जो पायरिमिडीन डेरिवेटिव्स होंगी, ठीक है। वैसे ही मेरे पास जो कुछ ड्रग्स होंगे वो कैसे होंगी, प्यूरिन डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें ड्रग्स याद नहीं रह सकती, ठीक है, याद रह जाएंगे आपको तब तो वेल एंड गुड, ठीक है, बट बहुत कम है अगर हमें ड्रग्स रह जाती हैं याद, ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 फ्लोरो अगर यूरेसिल है, ठीक है, 5 फ्लोरो यूरेसिल है, तो यूरेसिल क्या है आपके पास, पायरिमिडीन है, तो हम थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हैं यहाँ पे कि अगर यूरेसिल है तो कहाँ पे आएगी, वो पायरिमिडीन के पास आएगी, ठीक है, जो चीजें हमें पता है, ठीक है। वैसे ही आपके पास क्या है, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, इसके अलावा यहाँ पे आ जाती है साइटरबाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 फ्लोरोयूरेसिल आ जाता है तो वहां पे हम थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो मैचिंग का ही आता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम प्यूरिन्स में बात करते हैं तो इसमें ड्रग का एग्जांपल है 6 थियोग्वानिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके, तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं 6 थियोग्वानिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्यूरिन और पायरिमिडीन का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा अगर मैं नॉर्मल कैटेगरीज की बात करती हूँ आपके पास, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। जैसे ट्रायाजीन, ठीक है, ट्रायाजीन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। ट्रायाजीन हो गया, मिथाइल हाइड्राजीन हो गया, मिथाइल हाइड्राजीन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगी किसको लर्न करो, क्योंकि ये बहुत लर्न करने वाला पार्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जहाँ पे अगर हमें पास कोई क्वेश्चन आ जाता है मैचिंग का तो वहां पे हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पिछले वाला ही पोर्शन कर सकते हो। क्लियर है इतना आपको? यस मैम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन तो बहुत ज्यादा है, मैं आपको सारी लिखवा दूंगी, पर उसका मुझे नहीं लगता हमें चीजें याद रहेंगी, ठीक है, इवन मुझे भी याद नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये समझने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप 1-2 ड्रग्स गूगल भी कर लेंगे तब भी वो हो जाएगा, पर अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा कि आपके पास एक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अगर ड्रग्स में भी पायरिमिडीन और प्यूरिन डेरिवेटिव्स होंगे तो उनके नाम से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, ठीक है। आई होप जितना हमने किया उतना आपको यहाँ तक क्लियर होगा, कैंसर तक, यस। ठीक है। तो मैं कैंसर को यही सम अप कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो आगे वाली चीजें हैं वो कुछ ऐसी ही हैं कि जो मेडिसिन है या जो ड्रग्स है उनकी नेमिंग है आगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता वहां से HP सेट में भी कोई क्वेश्चन आएगा, है ना। तो यहाँ से इस पोर्शन से मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ आएगा, तो मैं इसको थोड़ा अब यहीं पे ही क्लोज कर रही हूँ। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल का। छोटा सा टॉपिक है किसका, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, क्लास लगी है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, कैम बोल देते हैं, ठीक है। देखो कैम आपने प्लांट भी पढ़े होंगे ना, कैम प्लांट क्या होते हैं, जो डेजर्ट में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल एडहेशन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उस कैम की बात नहीं हो रही, ठीक है। अब जो हमारे पास सेल एडहेशन मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी सेल है, ठीक है, हमारी सेल है, एक सेल को दूसरी सेल से कम्युनिकेट करने में और इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे सेल टू सेल कम्युनिकेशन में या सेल टू सेल इंटरेक्शन में, ठीक है। एंड किसके साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे, सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो मेरे पास सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं और सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली थोड़ा सा पढ़ेंगे आपके पास
सेल एडहेशन मॉलिक्यूल का, एक हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कैसे हम कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक है, और सेल टू सेल कैसे इंटरेक्शन होती है, और दूसरा हम सेल जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटा सा ही हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जब मेरे पास क्या होगी, सेल टू सेल इंटरेक्शन होगी, ठीक है। मेरे पास एक सेल हो गई, ठीक है, और ये मान लो मेरे पास होगी दूसरी सेल। फोन आएगा कुछ रहा कितनी आधी जयंती बज रही कुछ है मेरा फोन बढ़िया। अब ये जो दो सेल्स हैं तो ये कि एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगी, यहाँ पे इसके पास भी क्या होगा, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल होगा, और इसके साथ भी क्या होगा, इसके पास भी सेल एडहेशन मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो ये दोनों सेल एडहेशन मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो इनके पास भी क्या है, इसके पास भी सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है और इसके पास भी सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है, मेरे पास ये सेल है, मैंने क्या बोला, ये किसके साथ, ये मान लो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कोई फिब्रिनोजन पड़ा है, कोई प्रोटीन पड़ी है, कोई कोलाजन फाइबर पड़ा है, मान लो ये क्या है, कोलाजन फाइबर है, फिब्रिनोजन है, तो उसके साथ मेरी सेल ने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पड़ी किसी चीज के साथ अगर इंटरेक्ट करना होगा तो यहाँ पे मेरी सेल क्या कर जाएगी, इंटरेक्ट करेगी, किसके साथ इंटरेक्ट करेगी, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगी। तो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल क्या करते हैं मेरे पास, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं एक सेल। क्लियर है? अब देखो जो मेरे पास यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि जो मेरे पास सेल एडहेशन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो टू टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो सेल टू सेल एडहेशन मॉलिक्यूल होते हैं और सेल टू मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के हो गए मेरे पास। एक तो जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन करवा रहे हैं उनको हम बोल देते हैं सेल टू सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को करवा रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे सेल मैट्रिक्स एडहेशन मॉलिक्यूल, एडहेशन मॉलिक्यूल। अब देखो जो मेरे पास सेल टू सेल है, ठीक है, उनमें हमारे पास मेन तीन प्रेजेंट होते हैं, आपके पास तीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है मेरे पास कैथरीन, ठीक है, कैथरीन्स। दूसरा होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास कैथरीन्स, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल होता है हमारे पास लेक्टिन्स, ठीक है। और तीसरा मॉलिक्यूल जो हमारे पास होता है दैट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। और जो मेरे पास सेल से मैट्रिक्स को कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है, उनके हमारे पास यहाँ पे उनका एक ही आपके पास प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रीन। इतने बात समझ आई? ठीक है, तो मेरे पास जो सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करवाएंगे उन मॉलिक्यूल्स को मैं बोल देती हूँ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो सेल को सेल से कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करते हैं वो तीन टाइप के हैं, कैथरीन, लेक्टिन और आईजी। और जो सेल को मैट्रिक्स से कम्युनिकेट करवाते हैं वो आपके पास एक ही है, दैट इज द इंटीग्रीन। क्लियर है? ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैथरीन, ठीक है। ये जो मेरे पास कैथरीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, बेसिकली कैल्शियम बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडहेरेंस होगी वो किसके प्रेजेंस में होगी, कैल्शियम एडहेरिंग, ठीक है। कैल्शियम आयन प्रेजेंट होंगे, उनकी प्रेजेंस में क्या होगी, एडहेरिंग होगी, अटैचमेंट होगी, ठीक है। और ये जो मेरे पास कैथरीन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मोस्टली सिंगल पास होती हैं, ठीक है, मोस्टली सिंगल पास प्रोटीन, ठीक है, सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। कैसे हैं ये, मेरे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, और कैसे हैं, सिंगल पास है, ठीक है। अब सिंगल पास का मतलब हुआ यहाँ पे कि मेरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एक ही बार स्पैन करेंगी, इसलिए क्या बोल दिया इसको, सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये होगी मान लो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मेरे पास जो कैथरीन है,
ठीक है। वो बेसिकली क्या करेगी आपके पास, इसके पास भी 3 डोमेन होंगे, ठीक है, एक्सोप्लाज्मिक डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है, और साइटोप्लाज्मिक डोमेन, ठीक है, जैसा हमने पहले रिसेप्टर्स के केस में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो कैथरीन होगी, ठीक है, कैथरीन क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये भी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, बेसिकली 3 ही डोमेन प्रेजेंट होंगे, और ये मेरे पास जो कैथरीन होता है वो कितने, ये मेरे पास 700 to 750 अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है, ठीक है। देखो हमने क्या बोला, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, प्रोटीन है तो किससे बनी होगी, अमाइनो एसिड से बनी होगी। तो इसमें एक में कितने होते हैं, अराउंड 700 to 750 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो मेरे पास जो कैथरीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अगर लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। सेल की कोई भी सेल है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगी, और साथ में ये किसकी फॉर्मेशन करती है, ये डाइमर भी बनाती है, ठीक है। मतलब एक कैथरीन मॉलिक्यूल दूसरे कैथरीन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बना सकता है, डाइमर भी बना सकता है, और अगर एक से ज्यादा से जुड़ेंगे तो किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये ओलिगोमेर की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे हमने बोल दिया जो कैथरीन होते हैं वो किसके साथ, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, तो ये कैल्शियम के साथ क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। तो ये मान लो मेरे पास सेल है, मैंने क्या बोला, ये मान लो मेरे पास सेल है, ठीक है। अब सेल में क्या है, मेरे पास रिसेप्टर की तरह बना रही हूँ मैं, कैथरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होगा और साइटोप्लाज्मिक डोमेन होगा, 3 डोमेन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये करेंगे, किसके साथ अटैच करेंगे, मान लो ये मेरी सेल है, ठीक है। सेल में क्या होता है, सेल में एक्टिन फिलामेंट होते हैं और जो माइक्रो फिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो कैथरीन होती है वो प्रोटीन के साथ किससे जुड़ जाएगी, एक्टिन फिलामेंट से जुड़ जाएगी, ठीक है। और ये जो कैथरीन होगा वो किसी और मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, तो एक सेल का जो एक्टिन होगा उसको कनेक्ट कर देगा दूसरे सेल के एक्टिन से। समझ आई बात? मीन से एक्टिन को ज्वाइन कर रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल बताती हूँ, मान लो मेरे पास ये सेल है, ठीक है, और ये भी मेरे पास सेल है, 2 सेल्स है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को जोड़ना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम कैथरीन का यूज करें, तो ये भी मेरे पास कैथरीन है, ये भी मेरे पास कैथरीन, ठीक है। अब ये दोनों कनेक्शन कैसे बनाएंगे, पास में बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों कनेक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ की, ठीक है, ये जो सेल है इसका जो एक्टिन होगा, ठीक है, एक्टिन क्या है, साइटोस्केलेटन का पार्ट है, सेल का जो आपके पास स्केलेटन है उसका पार्ट है, ठीक है। तो उसके साथ वो एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं एडेप्टर प्रोटीन, उसके साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो जो एडेप्टर प्रोटीन होती है, जो हमारा फोन का एडेप्टर होता है, तो एक साइड पे हम स्विच पे लगाते हैं, एक साइड पे हम फोन पे लगाते हैं, सेम वे में। तो ये जो एडेप्टर मॉलिक्यूल है वो एक साइड पे आपके पास कैथरीन से बाइंड करेगा, ठीक है, और एक साइड के किससे साथ बाइंड कर रहा है, एक्टिन के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है। सेल का जो साइटोस्केलेटन है उसके साथ बाइंड कर रहा है, सेम वे में। यहाँ पे जो एडेप्टर प्रोटीन है वो सेम चीज करेगी, यहाँ पे इसके एक्टिन के साथ बाइंड करेगी, ठीक है, सेल के एक्टिन के साथ बाइंड करेगी और एडेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा कैथरीन, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इसके साइटोप्लाज्म से क्या कर जाएगा, कनेक्ट कर जाएगा, मतलब सिग्नलिंग हो सकती है, ये बोल रहा है। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो ये आपके पास, आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है बस। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो कैथरीन है उसका जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो मेरे पास कैथरीन है, ठीक है, कैथरीन का जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, कैथरीन साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, ठीक है, वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इंटरेक्ट विद द साइटोस्केलेटन ऑफ अ सेल, ठीक है। सेल का जो साइटोस्केलेटन होगा, साइटोस्केलेटन में क्या आ सकता है, 2 चीजें आती हैं, एक तो इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं,
इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं, ठीक है, और दूसरा साइटोस्केलेटन में आता है एक्टिन, ठीक है। तो या तो क्या करेगा, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ बाइंड कर जाएगा, या तो एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, किसी एक के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल टू सेल है उसको कम्युनिकेट करने में, इंटरेक्ट करने में हेल्प करे, ठीक है। और किसकी हेल्प से जुड़ रहा है, विद द हेल्प ऑफ एडेप्टर प्रोटीन। किसकी हेल्प से जुड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ एडेप्टर प्रोटीन। यहाँ पे एडेप्टर जो प्रोटीन है वो क्या करेगी, जोड़ने में हेल्प करेगी, कनेक्शन बनाने में, ठीक है। अब जो एडेप्टर प्रोटीन है उसके एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं। जैसे मेरे पास आ गया अल्फा कैटिनिन, ठीक है, बीटा कैटिनिन, अल्फा कैटिनिन हो गया, ठीक है, बीटा कैटिनाइन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, एग्जांपल्स ऑफ एडेप्टर प्रोटीन, जो क्या करती है, कैडरीन को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने याद रखना है जहां से हमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो कैडरीन्स होते हैं ना, ठीक है, वो होते हैं हमारे पास फर्दर 2 टाइप के, एक होते हैं हमारे पास क्लासिकल कैडरीन्स, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास नॉन क्लासिकल, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास क्लासिकल कैडरीन्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो एडेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो किसके साथ, ये किसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, ये इंटरेक्ट करती हैं, इंटरेक्ट विद एक्टिन, ठीक है। कौन से साइड, मैंने क्या बोला, साइटोस्केलेटन में 2 चीजें आएंगी, या तो इंटरमीडिएट फिलामेंट आएगा या तो क्या आएगा, एक्टिन आएगा। तो ये किसके साथ बाइंड करती हैं, इंटरेक्ट विद एक्टिन, ठीक है, इन साइटोप्लाज्मिक साइट, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट से आपके पास क्लासिकल कैडरीन बाइंड करती है, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए, अब हमें क्लासिकल जो कैडरीन्स हैं उनमें जो एडेप्टर प्रोटीन्स हैं उनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला, एडेप्टर प्रोटीन्स में मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, ठीक है, एक तो अल्फा कैटिनिन, ठीक है, एक मैंने बोला बीटा कैटिनाइन, ठीक है, और एक हमारे पास होता है विंकुलिन, ठीक है। ये जो तीनों हैं वो किसकी तरह, बेसिकली ये तीनों किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ये तीनों हमारे पास एक्टिन फिलामेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है आपके पास, जो क्लासिकल कैडरीन्स हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो वो इंटरेक्ट करती हैं एक्टिन फिलामेंट के साथ, ठीक है। और जो नॉन क्लासिकल कैडरिंग है वो किससे इंटरेक्ट करती हैं, तो क्या बचा हमारे पास, इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ। तो क्वेश्चन सिर्फ ये है, आपको बस ये याद रखना है कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसके पास, हमारे पास जो नॉन क्लासिकल कैडरीन है वो क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। अब जो नॉन क्लासिकल कैडरीन्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनके एग्जांपल्स लिख देती हूँ मैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स हैं प्लैकोग्लोबिन, ठीक है, दूसरा मेरे पास आ गया डेस्मोप्लैंकिन, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये मेरे पास हैं नॉन क्लासिकल के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे एडेप्टर प्रोटीन्स के। तो इनके केस में जो एडेप्टर प्रोटीन है वो किसके साथ बाइंड करेगी, एडेप्टर प्रोटीन बाइंड करेगी इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ इंस्टेड ऑफ एक्टिन। एक्टिन की बजाय वो किससे बाइंड करेगी, इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ बाइंड करेगी, ठीक है। इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, देखो डेस्मोप्लैंकियन, ठीक है, प्लैंकिन लिखा है मैंने यार, ठीक है। जो डेस्मोप्लैंकिन है वो क्या है, यहाँ पे एडेप्टर प्रोटीन है, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, और बोल देते हैं इनको डेस्मोसोमल कैडरीन। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक मेरी सेल, ठीक है, फिर से समझाती हूँ मैं आपको, ये होगी मेरी दूसरी सेल,
है, ये होगी मेरी 2 सेल्स। अब इन दोनों सेल्स ने क्या करना है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है, तो मान लो ये इसका एक्टिन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिजाइन से बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका एक्टिन है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे जो अटैच होगी प्रोटीन उसको हम बोलेंगे एडेप्टर। ठीक है, ये जो मैंने बॉक्स बना दिया ये मेरे पास है एडेप्टर प्रोटीन। ठीक है, अब जो एडेप्टर प्रोटीन है उसके साथ अटैच होता है हमारा कैडरिन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एडेप्टर प्रोटीन है, ठीक है, अगर एडेप्टर प्रोटीन हमारे पास कैसी होगी, क्लासिकल होगी। ठीक है, अगर एडेप्टर प्रोटीन यहाँ पे मान लो कौन सी है, मान लो यहाँ पे मेरे पास जो एडेप्टर प्रोटीन है वो है अल्फा कैटेनिन। ठीक है, तो अल्फा कैटेनिन किसके अंडर आ रही है, वो आ रही है क्लासिकल के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो कैडरिन होगा, ये क्या है मेरे पास कैडरिन। ठीक है, कैडरिन क्या है मेरे पास, प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, तो ये किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ये बाइंड करेगा एक्टिन के साथ। ठीक है, तो सेल के एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। सेम अगर यहाँ पे भी क्या है मेरे पास, यहाँ पे भी जो एडेप्टर है, ठीक है, एडेप्टर प्रोटीन है वो भी कैसी है, सेम है। ठीक है, मान लो यहाँ पे भी क्या है, अल्फा कैटेनिन है। ठीक है, तो ये भी किसके साथ बाइंड करेगी, सेल एक्टिन। ठीक है, तो ये भी एक्टिन के साथ बाइंड करेगा। तो ये मान लो ये हो गया इसका कैडरिन। कैडरिन मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो जाएगी। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, ठीक है, अब जो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल हैं उसके एग्जांपल्स हम किसके बेसिस पे बात करते हैं, एक मैंने क्या बोला, एक मैंने बोला कि हमारे पास एक क्लासिकल कैडरिन है। ठीक है, और एक मेरे पास है नॉन क्लासिकल। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बेसिस पे, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कैडरिन। ठीक है, बात हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट आइडेंटिफाइड लोकेशन। ठीक है, सबसे पहले जहां पे आइडेंटिफाई हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिस है हमारा वो क्या है, वो है फर्स्ट आइडेंटिफाइड लोकेशन। ठीक है, सबसे पहले जहां पे हमने इसको आइडेंटिफाइड किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लासिकल कैडरिन है उसकी कितनी कैटेगरीज हैं, 2 टाइप है। ठीक है, एक है मेरे पास टाइप 1 कैडरिन। ठीक है, और एक हो जाता है मेरे पास टाइप 2। ठीक है, तो मैं कैडरिन लिख दिया तो मैं डायरेक्ट टाइप 1 और टाइप 2 लिख रही हूँ। ठीक है, अब जो टाइप 1 है, ठीक है, वो आ जाता है मेरे पास, उसमें 2 आ जाते हैं। ठीक है, एक आता है इसमें एपिथेलियल कैडरिन। ठीक है, फर्स्ट एपिथेलियल में फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, और न्यूरल में फाइंड आउट किया गया था, तो इसको हम बोल देते हैं ई कैडरिन और एन कैडरिन। ठीक है, एन फॉर न्यूरल, ई फॉर एपिथेलियल। ठीक है, और जो टाइप 2 है वो कहाँ पे फाइंड आउट किया था, वो 2 लोकेशंस हैं उसकी, एक तो आपके पास आर फॉर रेटिनल कैडरिन और एक वीई। ठीक है, वीई कैडरिन। ठीक है, तो एक हमारे पास आर कैडरिन होता है और एक हमारे पास वीई कैडरिन होता है। ठीक है, वीई स्टैंड फॉर वेस्कुलर एंडोथेलियल, वेस्कुलर एंडोथेलियल। ठीक है, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा मेरे पास, आर हो जाएगा आर इज इक्वल टू रेटिनल। ठीक है, कैडरिन। एन क्या हो जाएगा मेरे पास, एन इज इक्वल टू न्यूरल कैडरिन। ठीक है, और जो मेरे पास ई है, ई क्या हो जाएगा मेरे पास, एपिथेलियल कैडरिन, एपिथेलियल कैडरिन। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, नॉन क्लासिकल की बात करती हूँ, तो नॉन क्लासिकल में मेरे पास कितने हो जाएंगे, 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरे पास आ जाती है डेस्मोसोमल, डेस्मोसोमल कैडरिन। ठीक है, जो डेस्मोसोमल कैडरिन है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, डेस्मोकोलिन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट लोकेटेड इन डेस्मोकोलिन। ठीक है, हम प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ते हैं ना, ठीक है, उनमें बता रहा है ये। ठीक है, डेस्मोकोलिन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड
But is plasmodiaphysin एटिपिकल कैडरिन, एटिपिकल नॉन क्लासिकल कैडरिन वो प्रेजेंट होता है आपके पास लीवर में, एल कैडरिन उसको बोल देते हैं हम। और एक होता है हमारे पास थर्ड, दैट इज द प्रोटोकैड्रिन। ठीक है, प्रोटोकैड्रिन प्रेजेंट होता है एनएस में, नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, प्रोटोकैड्रिन इज द लार्जेस्ट सब ग्रुप। ठीक है, नॉन क्लासिकल में जो लार्जेस्ट सब ग्रुप है वो है मेरे पास प्रोटोकैड्रिन, और ये प्रेजेंट होता है हमारे पास नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब ये हमारे पास डिफरेंट होता है। ठीक है, प्रोटोकैड्रिन अल्फा, प्रोटोकैड्रिन बीटा, ठीक है, और प्रोटोकैड्रिन गामा। ठीक है, 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ना थोड़ा आपको बोरिंग सा लग रहा होगा, लग रहा है या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है मैम। आ रहा है? यस मैम। ठीक, समझ आ जा रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे लगता है क्योंकि थोड़ा इसमें रटने वाली चीज हो जाती है। ठीक है, कि थ्योरी आपको टाइप ये ही चीज लग रहा है मैम जैसा। हाँ जी, ज्यादा थ्योरेटिकल टाइप लग रहा है ना? हाँ, इसमें ना जो भी हमें क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा रटने वाला काम है इसमें। ठीक है, थ्योरेटिकल चीजें इसमें ज्यादा है, मतलब समझने वाली चीजें नहीं है। कि जैसे मेरे पास एपिथेलियल कैडरिन, तो सबसे पहले वो एपिथेलियल में हुआ था डिस्कवर, तो वहां पे वो हमें एज इट इज ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है ये, मैं इसको इसलिए करवा रही हूँ, उसके बाद मैंने प्रोटीन टारगेटिंग शुरू करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं डेव बायो शुरू करूंगी क्योंकि आपका सीबीएसई वाला भी तो है ना? मैं सोच रही हूँ डेव बायो में से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सोच रही हूँ मैं वो करवा दूंगी आपको। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमारे पास जरूरी है। Yes, अब सेकंड हम बात करते हैं किसकी, सेकंड मैंने जो आपके पास प्रोटीन बोली। ठीक है, सारी प्रोटीन्स है हमारे पास। ठीक है, सेकंड हमने कौन सी प्रोटीन बोली, ठीक है, एक हमने बोली कैडरिन, कैडरिन ऑलमोस्ट हमारे पास हो गई। ठीक है, थोड़ी बहुत हमें याद होना चाहिए कि कैल्शियम बाइंडिंग होती है। इसमें भी आपके पास क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसमें भी क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन प्रेजेंट होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होगा, एक्सोप्लाज्मिक डोमेन होगा। कैडरिन क्या करती है, 2 टाइप की प्रेजेंट होती है, एक एक्टिन के साथ बाइंड कर जाती है जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, क्लासिकल एग्जाम्पल है, और दूसरी इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ बाइंड कर जाती है। ठीक है, यही। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास सिलेक्टिन्स की। तो मेरे पास क्या है ये सिलेक्टिन्स, सिलेक्टिन्स भी किसमें हेल्प करते हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ठीक है, जब एक सेल ने दूसरी सेल से इंटरेक्ट करना हो, कम्युनिकेट करना हो, ठीक है, तो हमारे पास तब कौन हेल्प करता है, सिलेक्टिन हेल्प करते हैं। अब देखो जो कैडरिन्स होती हैं वो कैसी होती है हमारे पास, बेसिकली होमोफिलिक इंटरेक्शन शो करती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, जो कैडरिन्स होती हैं, कैडरिन्स वो क्या करती हैं, होमोफिलिक इंटरेक्शन शो करती है, मतलब दोनों एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, जब वो इंटरेक्ट करेंगी तो कैसे करेंगी, वो होमोफिलिक इंटरेक्शन की, अगर एक साइड पे एक्टिन से बाइंड कर रही हैं तो दूसरी साइड पे भी एक्टिन से बाइंड करनी चाहिए। मतलब एक साइड से अगर वो एडेप्टर प्रोटीन क्लासिकल का एग्जाम्पल है, मतलब क्लासिकल एडेप्टर प्रोटीन से ज्वाइन है तो दूसरी साइड से भी किससे होनी चाहिए, क्लासिकल एडेप्टर प्रोटीन से, सेम प्रोटीन से ज्वाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे होती है वो होमोफिलिक होती है। ठीक है, जबकि मेरे पास अगर मैं सिलेक्टिन की बात करूं तो ये मेरे पास कैसी होती है, ये होती है हेट्रोफिलिक। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट के साथ बाइंड कर जाएंगी, इसीलिए कैसी शो इंटरेक्शन शो करेंगी, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन शो करेंगी। ठीक है, कि क्लासिकल नॉन क्लासिकल के साथ भी बाइंड कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये भी हमारी कैसी है, ये भी मेरे पास ट्रांस मेम्ब्रेन ही प्रोटीन है। ठीक है, these are also transmembrane प्रोटीन। ठीक है, बट इनके पास क्या होगा, विद कंजर्व्ड लैक्टिन डोमेन, विद कंजर्व्ड। ठीक है, इनके पास स्पेशल चीज है, दैट इज लैक्टिन डोमेन। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, जो लैक्टिन डोमेन होता है वो किसके साथ बाइंड करने में हेल्प करता है, ये हमारे पास शुगर के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है।
ठीक है। तो लैक्टिन डोमेन से किसके साथ बाइंड कर सकती हैं, शुगर के साथ बाइंड कर सकती हैं। और ये जो लैक्टिन डोमेन है तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। जो कैड्रीन है वो सिलेक्टिन से कैसे अलग है और जो सिलेक्टिन है वो कैड्रीन से कैसे अलग है, ठीक है। तो सिलेक्टिन में क्या होता है, लैक्टिन डोमेन होता है पर कैड्रीन में कोई लैक्टिन डोमेन नहीं होता है। और जो सिलेक्टिन का लैक्टिन डोमेन है वो किसके साथ बाइंड कर जाता है, शुगर के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। और ये जो डोमेन होता है वो कौन से टर्मिनल पे होता है, तो ये होता है एन टर्मिनल पे, ठीक है। प्रोटीन है तो प्रोटीन में दो ही टर्मिनल होंगे, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। तो पूछा जाता है आपके पास लैक्टिन डोमेन कौन से टर्मिनल पे होता है, एन टर्मिनल पे होता है। किसके साथ बाइंड कर जाता है, शुगर के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। अब ये भी किस पे डिपेंड करता है, ये मेरे पास ये जो सिलेक्टिन है उसमें भी जो बाइंडिंग होगी वो कैल्शियम आयंस के ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल्स की बात कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, डिफरेंट सिलेक्टिन होते हैं, जैसे एल सिलेक्टिन हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देंगे, लिम्फोसाइट सिलेक्टिन, ठीक है। जो क्या करेगा, बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स को कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। लिम्फोसाइट्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को कनेक्ट करने की बात करेगा, ठीक है। मेरे पास क्या होता है, पी सिलेक्टिन होगा, ठीक है। पी सिलेक्टिन क्या करेगा, ब्लड प्लेटलेट्स को, जो प्लेटलेट्स हैं उनको कनेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में, इंटरेक्शन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो पी सिलेक्टिन क्या हो गया मेरे पास, ब्लड प्लेटलेट, या डायरेक्ट में प्लेटलेट्स भी लिख सकती हूँ, ठीक है। और ई, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, ई सिलेक्टिन की बात करती हूँ, ठीक है। तो ई सिलेक्टिन नाम से पता लग रहा है ये किसके साथ करेगा, एंडोथेलियल, ठीक है, एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल, ठीक है। तो उनके साथ जो सेल टू सेल इंटरेक्शन होगी, ठीक है, वहां पे एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल, ठीक है। जब एक एंडोथेलियल सेल को दूसरे एंडोथेलियल सेल से इंटरेक्ट करना होगा तो वहां पे जो सिलेक्टिन यूज करेंगे वो कौन सा सिलेक्टिन यूज करेंगी, ई सिलेक्टिन यूज करेंगी कम्युनिकेशन के लिए। इतनी बात समझ आई, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कुछ भी याद नहीं रखना है ज्यादा, एक तो याद रखना है सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। हेट्रोफिलिक है मतलब हमारे पास क्या हो गया, हम मॉलिक्यूल के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, या फिर मेरे पास जो एडेप्टर मॉलिक्यूल होगा अगर वो किसी और प्रोटीन के साथ भी बाइंड कर रहा होगा, ठीक है, एक सेल का प्रोटीन अलग होगा, दूसरी सेल का प्रोटीन अलग होगा, फिर भी क्या हो सकती है, इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कैसा है, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है उसके पास प्रेजेंट होता है लैक्टिन डोमेन, जो किसके साथ बाइंड करता है, शुगर के साथ बाइंड करता है, कौन से टर्मिनल पे होता है, एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। और एग्जाम्पल आ जाएंगे मेरे पास एल सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन और ई सिलेक्टिन, क्लियर है, ठीक है। ये बहुत है, इतना ही है, इसमें इतना ही करेंगे। और थर्ड कैटेगरी की मैं बात करती हूँ, आपके पास थर्ड आ जाएगा मेरे पास इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, सुपर फैमिली, ठीक है। सेम जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। तो ये मेरे क्या है, मेरे पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। पर ये इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो कैसे होती है, कैल्शियम, कई बार पूछा जाता है कैल्शियम इंडिपेंडेंट जो इंटरेक्शन होती है वो कौन शो करता है, तो जो कैल्शियम इंडिपेंडेंट सेल टू सेल इंटरेक्शन है वो कौन शो करता है, वो करती है आईजी, ठीक है। जबकि मेरे पास जो ऊपर वाली हमने दोनों पढ़ी वो कैसी कर रही थी, कैल्शियम डिपेंडेंट सेल टू सेल इंटरेक्शन कर रही थी, इंडिपेंडेंट करती है मेरे पास इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स की खास बात, ये दोनों इंटरेक्शन कर सकती है, ये होमोफिलिक इंटरेक्शन भी शो करती है एंड हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन भी शो करती है, ठीक है। मतलब सेम जो प्रोटीन्स होंगे उनके साथ भी बाइंड कर सकती है और डिफरेंट वालों के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, क्लियर है, यस मैम। ठीक है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं सीधा एग्जांपल्स की, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या हो गया, इंट्रासेलुलर कैन, ठीक है, आई फॉर इंटरसेलुलर, ठीक है, इंटरसेलुलर
कैम, जो दो सेल्स को कनेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। कैम स्टैंड फॉर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे वी कैम, ठीक है, वी कैम, ठीक है। वी स्टैंड फॉर वेस्कुलर कैम। तो बेसिकली आपके पास क्या करेगा, जो मेरे पास आई कैम है और जो वी कैम है, ठीक है, वेस्कुलर कैम और इंटरसेलुलर कैम, ये दोनों कैसे होते हैं, ये जो इंटरेक्शन शो करते हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन शो करते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं और एक दूसरे के साथ बाइंड कर सकते हैं, तो हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन शो करते हैं। जबकि अगर मैं किसकी बात करती हूँ, एन कैम की, एन स्टैंड फॉर न्यूरल, ठीक है, न्यूरल कैम, एन स्टैंड फॉर न्यूरल कैम, ठीक है। अगर न्यूरल के केस में सेल एडहेशन हो रहा है, न्यूरल सेल अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, बात कर रही हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन कर रही हैं, तो वो जो इंटरेक्शन होगी वो हमेशा कैसी होगी, होमोफिलिक होगी, ठीक है। यहाँ पे हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन नहीं होती है। बट अगर मैं इंटरसेलुलर और वास्कुलर इंटरेक्शन की बात करूं तो वो मेरे पास क्या हो सकती है, हेट्रोफिलिक हो सकती है, ठीक है। और लास्ट हम बात करते हैं किसकी, देखो हमने किसके बारे में पढ़ लिया, ये तीन हमने पढ़ ली, ठीक है। हमने कैड्रीन पढ़ ली, सिलेक्टिन पढ़ ली और आईजी पढ़ ली, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही हमने इसमें जाना था। लास्ट हम बात करते हैं इंटीग्रिन्स की, तो यहाँ पे मैं आपको पास बात करती हूँ किसकी, इंटीग्रिन्स की। अब जो मेरे पास इंटीग्रिन्स प्रोटीन होती हैं वो क्या करती हैं, बेसिकली सेल टू मैट्रिक्स, ठीक है, मेरे पास जो सेल है, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसको मैं डायरेक्ट में लिख दिया मैट्रिक्स, ठीक है। तो सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन में हमारे पास कौन हेल्प करता है, वहां पे करती हैं इंटीग्रिन्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी कैसी है, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब ये जो मेरे पास इंटीग्रीन्स होती हैं उनमें क्या होती है, बेसिकली 2 ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं, 2 ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और ये कैसे होती हैं, ज्वाइन होती हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है, इनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। अब देखो जो एक्सटर्नल मैट्रिक्स है वो क्या हो गया मेरे पास, एक्सटर्नल मैट्रिक्स मतलब सेल के बाहर का जो मैट्रिक्स है, या फिर एक मिनट, या फिर मैं सिंपली इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे एक्सटर्नल मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ कि मेरी जो सेल है वो किसके साथ कम्युनिकेट कर सकती है, एक्सटर्नल जो सेल के बाहर का जो मैट्रिक्स है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेल के बाहर मान लो क्या है, फिब्रिनोजन है, ठीक है, या फिर फिब्रिनो, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फिब्रिनोजन है, ठीक है, या फिर मेरे पास कोलाजन है, ठीक है, कोई भी चीज है सेल के बाहर, ठीक है, तो उसको उससे इंटरेक्ट करने में हमारे पास क्या करती हैं, बेसिकली वहां पे हमारे पास हेल्प करेंगी इंटीग्रिन्स प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रिन्स प्रोटीन के केस में जो एडेप्टर प्रोटीन होती है, ठीक है, एडेप्टर प्रोटीन हर केस में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो इंटीग्रिन्स के केस में जो एडेप्टर प्रोटीन होगी वो क्या करेगी, साइटोप्लाज्मिक डोमेन को, ठीक है, एक तो क्या करेगी, एक तो सेल का जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, ठीक है, जो यहाँ पे एडेप्टर प्रोटीन होगी वो क्या करेगी, साइटोप्लाज्मिक डोमेन के साथ जो एक्टिन होगा, ठीक है, सेल के जो एक्टिन फिलामेंट होगा उसके साथ बाइंड कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो एडेप्टर प्रोटीन्स होती हैं उनके एग्जांपल होते हैं अल्फा एक्टिनिन, ठीक है, और टैलिन, टैलिन TALIN, ठीक है, टैलिन, ठीक है, ये क्या है एग्जांपल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो बाइंडिंग होती है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, इंटीग्रीन्स की बाइंडिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं डाइवेलेंट आयन, ठीक है। अब जो डाइवेलेंट आयन है जैसे कैल्शियम आयन डाइवेलेंट है, ठीक है,
कोई भी डाइवेलेंट आयन हो सकता है। मैग्नीशियम आयन कैसा है, डाइवेलेंट है, ठीक है। तो डाइवेलेंट आयंस क्या चाहिए होते हैं, इनकी बाइंडिंग्स को चाहिए होते हैं। इनमें ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि कैल्शियम आयन ही चाहिए, कोई भी डाइवेलेंट आयन क्या कर सकता है, इनकी बाइंडिंग करवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने डाइवेलेंट आयन। क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो मोस्टली सेल जो आपके पास इंटीग्रीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके साथ जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उनके मटेरियल को जोड़ने का काम करती है। क्लियर इतनी बात है? यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी हम कल करते हैं। ठीक है, तो आई होप जितना हमने किया है उतना आपको क्लियर हुआ होगा।